नमस्कार दोस्तों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर नोट्स देखेंगे पीसीएस मंत्रा के, जो कि आरओ 2023-24 के लिए देख रहे हैं हम। तो इसमें हम एग्रीकल्चर कृषि के बारे में जानेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि का पहला साक्ष्य नवपाषाण काल में मेहरगढ़ से मिला था। तो मेहरगढ़ जगह है, नवपाषाण काल था, न्यूलिथिक एज थी। उस समय हमें कृषि के साक्ष्य भारत में मिले। 1960 के बाद 1960 आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। तो एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति लेके आए, उसी की तरीके से दुग्ध क्रांति भी आई। तो छोटी जोतों एवं बढ़ते शहरीकरण ने भारत में कृषि विस्तार को कम अवश्य किया, लेकिन आज भी भारत की आधी आबादी कृषि के कार्य में संलग्न है। खेती के प्रकार एवं प्रणालियाँ देख लेते हैं। भारत में खेती के प्रकार से अभिप्राय भूमि के उपयोग, फसलों में पशुधन के उत्पादन का आकार एवं कृषि क्रियाओं से लगाया जाता है। तो सबसे पहला प्रकार है बहु प्रकारीय खेती। बहु मतलब बहुत सारी, है ना। तो बहु प्रकारीय खेती में हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर और फार्मिंग। जिस फार्म या खेत पर कुल आमदनी के कई स्रोत हों, यानी मल्टीपल हम फसलों को उत्पादन में ला रहे हैं और प्रत्येक स्रोत से कुल आमदनी का 50% या इससे अधिक ना मिलता हो। तो हर एक स्रोत जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें 50% से हमें कम मिल रहा हो, उससे बहु प्रकार की खेती कहते हैं। ऐसी फार्म को विविध फार्म भी कहा जाता है। तो बेसिकली कहीं पे आलू उगा लिया, कहीं पे चावल उगा लिया, कहीं पे दालें उगा ली, कहीं पे मक्का उगा लिया, कहीं मूंगफली उगा ली, कहीं गन्ना उगा लिया। तो ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन हम कर रहे हैं। और डाइवर्सिफिकेशन से क्या लाभ होता है, कुछ लोग रोटेशन करते हैं। तो रोटेशन में क्या होता है, एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, उर्वरकता बनी रहती है मिट्टी की। तो डाइवर्सिफिकेशन से ये भी लाभ होता है। दूसरा ये होता है कि आपको फूड प्रोडक्ट में ज़्यादा मुनाफा भी होता है, क्योंकि आप बहुत सारी फसलों को अलग अलग करके उगा रहे हो। तो आपकी किसी एक फसल पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी एक फसल पे, आप कई सारी फसलों को उगा रहे हो। तो आप चीज़ों को डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ से मिलती हैं। और बाकी क्या डाइवर्सिफिकेशन का रोल होता है कि आपने जैसे दालें उगाई, चावल उगाए, चावल को पानी की ज़रूरत होती है। पल्सेस में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितना चावल में होती है। गन्ने में पानी ज़्यादा लगता है, तो ऐसी जगह पे आपने गन्ना उगाया जहाँ पर ज़्यादा पानी है। बाकी जगहों पे आपने, जहाँ पर कम पानी है, आपके पास ऐसे खेत है जहाँ पे कम पानी है, वहाँ पे आपने उगा लिया है मोटे अनाज को, जहाँ पे जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है। कहीं पे सब्जियों को उगा लिया, कहीं पे कुछ उगा लिया। तो ये सारी चीज़ें हम डाइवर्सिफिकेशन में देखते हैं। बात करते हैं विशिष्ट खेती की, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। विशिष्ट खेती के अंतर्गत केवल एक ही फसल का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है और किसान अपनी आय के लिए केवल उसी एक फसल पर निर्भर रहता है। अर्थात विशिष्ट खेती से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक उद्यम या फसल से प्राप्त करे। तो कोई उद्यम या फसल है जिसमें कम से कम 50% एक फसल पर किसान की डिपेंडेंसी हो। यानी अगर 2 फसल भी लगा रहा है किसान, तो जो उसकी एक फसल हो वो 50% से अधिक मुनाफा उसको दे रही हो। इसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अब बात करते हैं मिश्रित खेती की, मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड से क्या मतलब है, इसमें कई सारी चीज़ें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन और मिक्स्ड में अंतर क्या होता है, बेसिकली इसमें अलग चीज़ों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। यानी खेती से वितर कुछ अन्य चीज़ों का भी हम इसमें उपयोग में लाते हैं। मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन और डेयरी उद्योग भी किया जाता है। ऐसी खेती के अंतर्गत सहायक उद्यम का कुल आय में कम से कम 10% की हिस्सेदारी होती है। तो अगर जो सहायक उद्यम है, सहायक मतलब खेती से इतर, तो उसकी जो कम से कम हिस्सेदारी 10% हो, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। जैसे हम अंडा उत्पादन कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं, कुक्कुट पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, एनिमल रेयरिंग और हस्बैंडिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो एनिमल हस्बैंड्री और रेयरिंग में भी आप मीट उद्योग बना रहे हैं, सूअर पालन कर रहे हैं, आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, आप हनी बी का पालन कर रहे हैं, हनी उससे जनरेट कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो आप बहुत सारी जगह पर आप
छोटे छोटे पॉन्ड में मछलियों को भी बना सकते हैं, श्रिम्प्स बना सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डेयरी में, हम दूध की भी बात कर लेते हैं कि बकरी का दूध होता है, भैंस का दूध होता है, गाय का दूध होता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो परंपरागत खेती होती है उसमें बैलों का यूज़ किया जाता है हल जोतने के लिए। तो गाय और बैल, गाय के मूत्र और मल से, गोबर से आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो उसमें गौमूत्र की ज़रूरत होती है, गाय के गोबर की ज़रूरत होती है, और उसको आप मिट्टी जो किसी फॉरेस्ट की मिट्टी है उससे मिक्स करके आप पूरी तरीके से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए खाद प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग में। शुष्क खेती की बात करते हैं, ऐसी भूमि जहाँ वार्षिक वर्षा 20 इंच या इससे कम हो, वहाँ बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। अब ऐसी भूमि है जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है और 20 इंच या इससे कम हो, वहाँ पे बिना सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। ये निम्न गहनता का क्षेत्र होता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने शुष्क प्रदेश के कृषि विकास को टिकाऊ कृषि का रूप देने के लिए प्रयास किया था। कुछ ऐसी फसलें होती है जिसको हमेशा पानी की ज़रूरत नहीं होती है या फिर कम पानी की ज़रूरत होती है, तो एक बार उसको पानी मिल जाता है तो ऐसा नहीं होता कि उसको बार बार पानी चाहिए। तो रेगिस्तान वाले इलाके हो गए, शुष्क प्रदेश हो गए, जहाँ पे आपके लद्दाख जैसा इलाका हो गया, तो वो आपका जहाँ पे हिम रेगिस्तान होते हैं, और आपका दूसरा रेगिस्तान राजस्थान वाला इलाका हो गया, बीकानेर जैसे इलाके, तो बाड़मेर, बीकानेर। तो ऐसी जगहों पर जो खेती होती है उसकी बात हम कर रहे हैं शुष्क खेती के अंतर्गत, जहाँ वार्षिक वर्षा 20 इंच या इससे कम हो, वहाँ किसी सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। तो सिंचाई साधन भी नहीं है, पानी भी कम बरस रहा है, तो वहाँ पे जैसे भी खेती चल रही है उस खेती को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शुष्क खेती। अब रैंचिंग खेती की बात करते हैं। इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई, गढ़ाई इत्यादि नहीं की जाती, ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं, भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत व भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है। ध्यातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में भेड़ बकरी रखने वालों को रैंचर की संज्ञा दी गई है या दी जाती है। बेसिकली क्या है कि ऐसी खेती, खरपतवार उगा लिया या कुछ उगा लिया कि छोटी छोटी घास उग जाए, जिसकी वजह से जो पशुपालन करते हैं, डेयरी उद्योग में काम करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रेयरिंग करते हैं, तो ऐसे लोग जो है, जो मांस उद्योग पर डिपेंडेंट है या फिर दूध और अंडे पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ऐसी खेती की बात की गई है कि वो अपने जानवरों को यहाँ पे चराने के लिए कुछ खेती करते हैं, उसकी वजह से कुछ उगता है वो चारे के रूप में काम आता है। तो उस तरीके की हम खेती को रैंचिंग खेती कहते हैं। सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मंत्री हैं उनको होम मिनिस्ट्री देखती है, होम मिनिस्टर देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मंत्री के तौर पर। और सहकारी खेती की बात करें तो कोऑपरेटिव्स क्या होती है, कई सारे लोग मिलकर के जब एक इकट्ठा होकर के और अपनी सहभागिता के साथ कुछ शुरुआत करते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव। तो जिस कृषि में किसी किस परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती की जाती है। तो सामूहिक रूप से लोगों ने क्या किया, बेसिकली कई सारे लोगों के पास, किसी के पास 5 एकड़, किसी के पास 10 एकड़, किसी के पास 15 एकड़, किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन थी, उन लोगों ने मिलकर के क्या किया, एक कोऑपरेटिव बनाया। उन्होंने कहा जितनी जिसके पास ज़मीन है, जितनी जोत है जिसके पास, उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, उसका शेयर बना दिया। तो जो मुनाफा होगा सब लोग एक चीज़ को उगाएंगे या अलग अलग चीज़ों को उगाएंगे, तो जो जो मुनाफा आएगा सब में उसके परसेंटेज के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो कभी किसी को नुकसान हो जाता है, कभी किसी को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, तो उससे ये होता है कि आपका ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है तो थोड़ा सा परसेंटेज आपको ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि आपने उस पर मेहनत की होती है। किसी का नुकसान हो जाता है तो उसको थोड़ा सा नुकसान के साथ
और उसको थोड़ा सा मुनाफा भी दे दिया जाता है, सब लोग अपना शेयर बांट देते, तो उससे किसी एक के ऊपर पूरा बर्डन नहीं जाता। तो उससे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बन जाती है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, उससे आपको लोन भी मिल जाता है, तो बाकी चीज़ें भी आपकी आसानी से चलती रहती हैं। बात करते हैं निगमित खेती की, इसको हम कहते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग। तो कॉरपोरेट में क्या हम देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आ जाते हैं, जैसे कि चिप्स बनाना है किसी को सॉस बनाना है, किसी को कुछ करना है। कोका कोला की किसी ने फैक्ट्री खोल दी है, वहाँ पे आपके लिए लेज़ के चिप्स बनते हैं, कोका कोला के अलग ब्रांड्स के चिप्स बनते हैं, अंकल चिप्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आलू उत्पादन होता है, तो आलू उत्पादन के लिए उन्होंने क्या किया, सीधे जो उन्होंने खेत चिन्हित किए उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की और निगमित खेती कॉरपोरेट फार्मिंग की। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग होती है ज़्यादातर। बाकी इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। कृषि के स्वरूप के अंतर्गत खेती का प्रबंध एक निगम द्वारा किया जाता है और संपूर्ण व्यवस्था संचालक मंडल द्वारा की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी मात्रा में भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खेती का यही स्वरूप प्रचलित है। हमारे देश में महाराष्ट्र में अंगूरों के क्षेत्र एवं तमिलनाडु के क्षेत्र में यह खेती प्रचलित है। सरकार ने इस प्रकार की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य फार्म्स निगम लिमिटेड की स्थापना भी की है। बात करते हैं पूंजीवादी खेती, कैपिटलिस्ट फार्मिंग। इस प्रकार की खेती में बड़े बड़े पूंजीवादी खेती के बड़े बड़े भूमि खंड को खरीद लेते हैं अथवा सरकार द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर भी आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर खेती करते हैं। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागानों में यह प्रणाली पाई जाती है। तो बेसिकली चाय की फार्मिंग अलग तरह की फार्मिंग होती है। चाय के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए भूमि बड़े बड़े बागानों को लोग खरीद लेते हैं या सरकार से लीज पर ले लेते हैं, बड़ी बड़ी अलग तरीके की मशीनों का यूज़ करते हैं। तो भारत में चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागानों में आपकी पूंजीवादी खेती, कैपिटलिस्ट फार्मिंग देखने को मिलती है। तर कृषि की बात करते हैं। तर कृषि कॉप मिट्टी के उन क्षेत्र में प्रचलित है जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। जुट, चावल इस कृषि की प्रमुख फसलें हैं। समोच्च खेती की बात करते हैं। ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण प्रक्रिया द्वारा खेती करना समोच्च खेती कहलाता है। इस विधि द्वारा पहाड़ों पर खेती की जाती है। ध्यातव्य है कि ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर रेखा कहते हैं। तो बेसिकली सीढ़ी नुमा खेती हो गई, अलग अलग तरह की पहाड़ों में खेती करने को आपको देखने को मिलती है, तो उस तरह की खेती समोच्च खेती कहलाती है। और इसमें कह रहे हैं कि ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर रेखा कहते हैं। और कंटूर रेखा की हमने ऊपर बात की। ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण प्रक्रिया द्वारा खेती करना समोच्च खेती कहलाती है। बात करते हैं आर्द्र कृषि की। तो आर्द्र कृषि यह कृषि कांप तथा काली मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहती है। बात करते हैं ले खेती की। ले खेती क्या होती है? कृषक फसलों जो वार्षिक जुताई चाहती है के फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना ले फार्मिंग कहलाता है। तो जो कृषक फसलें हैं जो वार्षिक जुताई जिनको ज़रूरत होती है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं कि फसल चक्र के 2 साल या उससे अधिक समय तक चारागाह रख ले रहे हैं, तो ले फार्मिंग कर रहे हैं आप। चारागाह मतलब खेतों में आपने क्या किया, चारागाह बना दिया, उसमें आपके जानवर चरते हैं, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी कार्बन खेती की। खेती की वह प्रणाली जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों, कवकनाशकों एवं वृद्धि नियंत्रकों इत्यादि का प्रयोग नहीं होता, अपितु फॉसिल्स अर्थात जीवाश्म पदार्थ वाले कृषि आगतों का प्रयोग हो, उसे कार्बन खेती अथवा सुसंगत कृषि कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कार्बनिक खेती या सुसंगत कृषि। इस प्रकार की खेती को पारिस्थितिकी कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। इसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं। यह कृषि की सबसे पुरानी पद्धति मानी जाती है।
इसमें सबसे पहले किसी जंगल को साफ करके उसके वृक्षों एवं झाड़ियों को जला दिया जाता है। उसके बाद कुछ वर्षों तक उसे स्थान पर कृषि की जाती है। उसके बाद उसकी उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर खेती की जाती है, इसलिए इसे काटना और जलाना अथवा बुश फैलो कृषि कहते हैं। दियारा खेती, जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ आती है, उन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद वर्षा ऋतु के अंत में उन क्षेत्रों में फसलों की बुआई को दियारा खेती कहते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र एवं बिहार के बाढ़ वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त उदाहरण है। धन्यवाद।